Hello everyone, and welcome to the lecture number 8 of the NITO series for CGL Mains 2025. पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द गगनयान मिशन। निम्नलिखित में से कौन सा गगनयान मिशन का लाभ नहीं है। वी ऑल नो अबाउट द गगनयान मिशन कि ये 2027 में 2027 तक यहाँ पर ह्यूमंस को स्पेस में भेजने का प्रोग्राम है। अभी तक सिर्फ 3 ही कंट्रीज ऐसा कर पाए हैं, सोवियत यूनियन दैट इज़ जो रशिया है, यूएसए, एंड थर्ड नंबर पे रहा था चाइना। फोर्थ नंबर पे इंडिया बन जाएगा अगर हमने ये सक्सेसफुली कर लिया तो। इसमें हम 3 ह्यूमंस का नहीं 3 इंडियंस होंगे जो कि जाने वाले हैं आपके स्पेस में। और स्पेस का मतलब यहाँ पे ये है लोअर अर्थ ऑर्बिट, LEO, जिस पे हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं कि लगभग 400 किलोमीटर की हाइट पे। ओके, दिस इज़ लो अर्थ ऑर्बिट। आपको अच्छा बताना है कि इसमें जो लॉन्च व्हीकल है वो क्या होने वाला गगनयान मिशन में। तो इसका क्या बेनिफिट नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। इंक्रीज्ड ग्लोबल कोलैबोरेशन इन स्पेस साइंसेज, एडवांसमेंट इन स्पेस रिलेटेड R&D टेक्नोलॉजी, बूस्ट टू इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी, रिडक्शन इन अर्थ टेम्परेचर। साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो डी है वो ऑड है एकदम तीनों से, बाकी तीनों से। सिंपल, ठीक है। आई थिंक ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाएगा गगनयान मिशन से। क्या भाई, ये क्या है? गगनयान मिशन में जाएगा अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो खैर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अर्थ के टेम्परेचर से आप रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पर जो क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि 1997 में हुआ था विद रिस्पेक्ट टू एमिशंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं उनको कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट इज IPR पॉलिसी एम्स टू फॉस्टर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन इंडिया, व्हिच द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी। तो इसका नीति का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछा है। टू डिस्करेज द फाइलिंग ऑफ पेटेंट्स बाय डोमेस्टिक इन्वेंटर्स टू रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, to create public awareness about the economic, social, and cultural benefits of IPRs, to solely focus on strengthening the enforcement mechanism against counterfeiting and piracy, to advocate for the abolition of international treaties related to intellectual property। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो भी एटिमोलॉजी यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जो जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं वो आप एक बार देखो, मतलब समझो क्वेश्चन का, और वो कीवर्ड्स को मैच करने की कोशिश करो। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी ऑप्शन अगर मैं देखता हूँ, क्यों मैंने सी पे ही सीधे मेरा फोकस गया, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये सोली दिखा जो कि एक्सट्रीम कीवर्ड होता है। तो ये सिर्फ फोकस, सोली का मतलब है वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करेगा और वह है स्ट्रेंथनिंग द एनफोर्समेंट मैकेनिज्म अगेंस्ट काउंटरफीटिंग एंड पायरेसी। काउंटरफीटिंग पायरेसी कुछ ना तो एटिमोलॉजी से समझ में आ रहा है, ठीक है, और ना ही सोली से समझ में आ रहा है। सोली आपका एक एक्सट्रीम कीवर्ड है, हाँ, मतलब ये सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करेगा, गलत है। अब यहाँ पे देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यहाँ पर IPR है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है ए में, लेकिन ऐसे अंधा तुक्का नहीं मारना है, अपने को थोड़ा देखना है समझ के। टू डिस्करेज द फाइलिंग ऑफ पेटेंट बाय डोमेस्टिक इन्वेंटर्स, मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेंटर हैं, जो भारत में अगर कोई इन्वेंट कर रहा है तो वो पेटेंट फाइल ना करे। मतलब पेटेंट को डिस्करेज करने के लिए। भाई कोई पॉलिसी होती है किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए होती है, किसी अच्छी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए होती है, बुरी चीज़ को कम करने के लिए होती है। भाई IPR पेटेंट को प्रमोट करेगा ना। अब जैसे मान लो किसी चीज़ की मैंने डिस्कवरी कर ली, किसी मेथड की, तो उसका पेटेंट गवर्नमेंट तो और वो करेगी ना, फैसिलिटेट करेगी आप जल्दी से जल्दी पेमेंट लें। वो बोला डिस्करेज करोगे तो ये तो एकदम आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे ना। इन बी और डी में आते हैं। टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल बेनिफिट्स ऑफ IPR, ठीक है। टू एडवोकेट फॉर द एबॉलिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज रिलेटेड टू IPR। जो ए है, जो जो अभी मैंने भाव व्यक्त किया ए में, वही भाव डी के लिए भी है। बोल रहा है कि इंटरनेशनल ट्रीटी को एबॉलिश करने को एडवोकेट करना है, यानी कि जा के डिफरेंट फोरम्स बोलना है कि ये इंटरनेशनल जो ट्रीटी है इंटेलेक्चुअल, इनको एबॉलिश कर दो। समझ रहे हैं आप? अगर थोड़ा सा डीप ब्रीथ करके अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से हो जाएगा, लेकिन वही एग्ज़ाम प्रेशर में उतना आराम से नहीं होता है, और वो तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे मॉक्स में तब। अंडर द BSA दैट इज़ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिजिटल एविडेंस टू बी प्रेजेंटेड इन कोर्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत अदालत में डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए क्या आवश्यक है। BSA 2023 के तहत क्या यहाँ पर आवश्यक है। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन हार्ड कॉपी फॉर्म ओनली। हार्ड कॉपी में प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे डिजिटल एविडेंस की बात हो रही है तो हार्ड कॉपी क्यों प्रेजेंट करना होगा? हार्ड कॉपी मतलब पेपर के फॉर्मेट में तो नहीं होगा। इट मस्ट कम, इट मस्ट बी, इट मस्ट बी, ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया।
अब मस्ट जो होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो होता है एक्सट्रीम, लेकिन इतना तो नहीं जितना कि ओनली, ऑलवेज, नन, नेवर ये सब होता है, ठीक है। लेकिन अब तीनों में है तो एलिमिनेशन का तो कोई स्कोप है नहीं। इट मस्ट कम फ्रॉम अ रिलायबल गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म, इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ वैलिड डिजिटल सिग्नेचर, इट मस्ट बी वेरीफाइड बाय अ गवर्नमेंट ऑफिशियल बिफोर सबमिशन। एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है ये, ठीक है, डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत करना है। अब अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल का वेरिफिकेशन की ज़रूरत होगी कोई भी एविडेंस सबमिट करने से पहले कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से करो, फिर तो कोई भी एविडेंस, डिजिटल एविडेंस देने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है, अगर आप सोचें। वैसे अगेन ये क्वेश्चन का ऑप्शन ए एलिमिनेट करना तो बहुत आसान है, लेकिन बी सी डी में कंफ्यूज हो जाना ये भी बहुत लाजमी है। तो ये आसान क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा इसको। अगर आपको नहीं पता है तो पता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पता, और हाँ, बी एस ए और जितने भी हैं मेनली, तो आपके बी एस ए हो गया, बी एन एस हो गया, बी एन एस एस हो गया, तो इन पे आपको जो भी करंट अफेयर कंपाइलेशन मिलेगा, जो शॉर्ट मिलेगा आपको मेंस के लिए, उसमें ये रहेगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा इसको एक बार, सारी चीज़ें जो कि आपको 1-2 दिन में आई तो मिल गया होगा, मुझे पता नहीं लेक्चर कब अपलोड हो रहा है। तो इट मस्ट कम फ्रॉम अ रिलायबल गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म। तो ये तो समझ में आता है थोड़ा सा कि हाँ, ये थोड़ा सा लंबा ऑप्शन है और रिलायबल गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म से आना चाहिए, उसके बारे में बता रहा है, लेकिन आंसर यहाँ पे सी है। इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ वैलिड डिजिटल सिग्नेचर, एक वैलिड डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। एविडेंस यहाँ पर हम सबमिट कर रहे हैं, तो उसके लिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस तो ज़रूरी नहीं होगी कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से पहले वेरीफाई करवा के लाओ। हाँ, अगर ये एविडेंस सबमिट कर रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऐसा कुछ वो सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ए को एलिमिनेट कर सकते थे आसानी से, डी को थोड़ा सा लॉजिक से, बाकी बी और सी में कन्फ्यूज हो जाना बहुत आसान था, लेकिन आंसर इसका सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग आयरन ओर इन इंडिया। इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है आयरन ओर को लेके। ओनली दी हेमेटाइट ओर इज ऑफ आयरन अकर्स इन इंडिया, यानी कि मैग्नेटाइट होती ही नहीं है। रॉन्ग, बिकॉज पहली बात तो हम पढ़ते भी हैं कि मैग्नेटाइट मेनली हमें कर्नाटक वाले रीजन में देखने को मिलती है, जो हायर ग्रेड ऑफ आपका आयरन होता है। आपको पता है ना, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में मैग्नेटाइट इज अ हायर ग्रेड आयरन, जिसमें कि रफली 72% आयरन कंटेंट होता है। इन उड़ीसा आयरन और अकर्स इन अ सीरीज ऑफ हिल रेंजेस इन सुंदरगढ़। अच्छा, इनकरेक्ट ही पूछा था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इंडिया कंसिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इन एशिया। मोर देन 90% ऑफ आयरन ओर रिजर्व्स आर फाउंड इन झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड गोवा। अब यहाँ पे आप रिकॉल कर सकते हो, जब भी हमने ज्योग्राफी क्लास किया था उसमें हमारे 4 मेजर आयरन ओर बेल्ट हमने पढ़े थे। एक तो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट है आपका, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट है जो आपको छत्तीसगढ़ एमपी रीजन में देखने को मिलेगा। और एक जरा आपको बताइए जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये कौन सा बेल्ट है, बताइए कमेंट्स में। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, व्हाट इज़ द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ बुर्रा काथा इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बुर्रा काथा के प्रदर्शन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का यूज़ होता है। अब कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखो इक्का दुक्का तो कर सकते हैं एलिमिनेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ढोलक। ढोलक तो पूरा ये नॉर्थ इंडिया में यूज़ होता है आपका, हाँ, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में। सेम गोज़ विद रबाब ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन बचते हैं, तंबूरा और नूट। आंसर यहाँ पर होगा तंबूरा। अगेन तंबूरा नोट में ऑप्शन एलिमिनेशन करना थोड़ा उतना आसान नहीं है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जितने ज़्यादा होते हैं, जितने लंबे लंबे चौड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, उतना हमारे लिए ऑप्शन एलिमिनेशन आसान हो जाता है। अगेन बुर्रा काथा आंध्रा और तेलंगाना का एक परफॉर्मेंस है, जो कि एक तरीके की स्टोरी टेलिंग परफॉर्मेंस है, स्टोरी टेलिंग डांस है, ओके। कि अगर आप और डांसेस रिकॉल करो तो एक धीमसा डांस होता है यहाँ पे, ठीक है, और लंबाडी ठीक है, जो बंजारा कम्युनिटी यहाँ परफॉर्म करती है। वीरनाट्यम है ना, जो वॉरियर डांस होता है। बुट्टा बोमालू होता है। डप्पू होता है, डप्पू एक तरीके का ड्रम डांस है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें से सही मैच नहीं है। ये द्वाब है, तो द्वाब हमें पता है। दो, अभी ये मैंने सवाल इसलिए रखा है बिकॉज आई नो ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं है, बिकॉज हमने इसको काइंड ऑफ अभी इस पर हमारा रिवीजन हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने रख दिया था। तो बहुत आसान है वैसे तो, बारी द्वाब, बारी द्वाब हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या बनता है आपका, देखो जो हमारी इंडस है, ये इंडस रिवर आती है कहाँ से, ये आती है आपकी जो बोखारचू ग्लेशियर है वहाँ से। इसका नाम क्या, सिंगे खम्बा है, लायंस माउथ है। देन यहाँ से आपका झेलम निकलता है। झेलम कहाँ से, वेरीनाग जम्मू कश्मीर से। चेनाब बारालाचला पास हिमाचल से। रावी और ब्यास दोनों रोहतांग पास से निकलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी सतलज निकलती है, सतलज जो कि राकस्ताल से निकलती है, ठीक है। शिपकिला पास से इंडिया में एंटर करती है। तो पहला तो सिंध सागर द्वाब बन जाता है इंडस और झेलम के बीच में, सिंध सागर द्वाब, ठीक है। फिर झेलम और चेनाब के बीच में छछ द्वाब बन जाता है, जो लिखा है झेलम और चेनाब के बीच में छछ द्वाब बन जाता है।
देन झेलम चेनाब रावी, चेनाब और रावी के बीच में रेचना द्वीप बन जाएगा, ठीक है। और बिष्ट जो द्वीप बनेगा वो ब्यास और सतलज के बीच में बनेगा, ब्यास और सतलज, ना कि ब्यास और चेनाब, ठीक है। आप देखोगे तो ब्यास यहाँ है, ब्यास और चेनाब के बीच में कोई द्वीप नहीं बनेगा, ब्यास और सतलज के बीच में यहाँ पे बिष्ट द्वीप बनेगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बाकी भी आप रिकॉल कर सकते हैं, इनके जो वैदिक नेम्स है उनको रिकॉल करिए, इनका ओरिजिन तो मैंने शेयर कर ही दिया है। सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, चेनाब है। सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सतलज सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है जो राजस्थान से निकलती है, शिपकीला पास से इंडिया में एंटर करती है। और चंद्रा और भागा से मिलके बनती हैं क्या, चेनाब रिवर, जो कहाँ मिलती हैं, टंडी जो जगह पड़ती है हिमाचल में, वहाँ पे। व्हाट इज़ द टिपिकल बेस डिज़ाइन ऑफ द सिंपलेस्ट नगर स्टाइल आर्किटेक्ट शिखर, सबसे सरल नगर शैली के शिखर का विशिष्ट आधार डिज़ाइन क्या है। पूरा डिटेल में अगर आपको जानना है, अगर आपको नहीं पता है तो अलग से, बिकॉज इस पर काफ़ी क्वेश्चन टीयर 1 में आए हैं, तो जो परमार क्लिप्स वाला चैनल है उसमें या तो अपलोड हो गई होगी या कल तक हो जाएगी एक सेपरेट वीडियो, जो भी मैंने 2 दिन पहले 4.0 बैच में पढ़ाया है। फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नगर स्टाइल में क्या होता है, शिखर होता है, तो ऐसे यहाँ पे विमान होता है, मंडप दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा, जो पिलर हॉल होता है, जो ये होता है मेन टेम्पल स्टाइल, जो शिखर है, जो विमान है, यहाँ पर गर्भगृह होता है, सैंक्टम सैंक्टोरम, जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित होती है। यहाँ पर पंचायतन शैली भी हमें देखने को मिलती है नगर में, और जहाँ पर ये क्या बोलते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, फिर पैकर्मा लगाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, सर्कम एम्बुलेटरी पाथ, ओके। यहाँ पर जो हमारे साउथ इंडिया का जो आर्किटेक्चर है, जिसको हम द्रविड़ बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले को नगर बोलते हैं, द्रविड़ वाले को जो पल्लव्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे अपन को देखने मिलते हैं टॉल गेटवे, जिनको गोपुरम बोलते हैं। गोपुरम क्या होते हैं, टॉल गेटवे होते हैं। नंदी जी यहाँ बाहर होते हैं, नंदी जी यहाँ अंदर होते हैं। यहाँ पे आपको टैंक वगैरह भी देखने को मिलता है। ये इलिप्टिकल प्लान पे बने होते हैं, जिसको कि हम गज पृष्ठ भी बोलते हैं, कुछ इस तरीके से शेप होता है, जिसको गज पृष्ठ भी बोलते हैं, ठीक है। नगर में मोस्टली तो रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है थोड़ा सा, और कैसा, स्क्वायर शेप में होता है, उसको हम जगाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जगाती। जगमोहन अलग होता है। जगमोहन क्या होता है, जो उड़ीसा के मंदिर होते हैं, वहाँ का जो मंडप होता है, ये जो पिलर हॉल है, उसको जगमोहन बोलते हैं। वहाँ के शिखर में भी हमें कुछ तो ऐसा बहुत ही कर्विलिनियर टाइप स्टाइल देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेखा प्रसाद या लैटिना, ठीक है। रेखा प्रसाद बोलते हैं, ये लैटिना कहलाता है। रेखा प्रसाद बोलते हैं इसको उड़ीसा में रेखा प्रसाद, बिकॉज थोड़ा सा ऐसा वर्टिकल टाइप है। जैसे कि आप लिंगराज मंदिर देखो, आप बृहदेश्वर लिंगराज के अलावा जगन्नाथपुरी मंदिर देखो आप, ठीक है। ये सब का देखने को मिलेगा। कोणार्क जो सन टेम्पल है वहाँ पे तो है ही नहीं, बिकॉज वो गिर चुका है एक्चुअल में, ठीक है। तो वहाँ तो देखने को मिलेगा नहीं आपको। और यहाँ का जो मंडप होता है वो भी ऐसा पिरामिड शेप का होता है, जिसको बोलते हैं फमसाना दिविल। जैसे इसको रेखा दिविल बोलते हैं, रेखा दिविल, ऐसे इसको बोलते हैं फमसाना दिविल। फमसाना दिविल क्या है, पिरामिडल जो मंडप है। और यही पिरामिडल मंडप अगर स्टेप लाइक होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पीढ़ा दिविल। अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो परमार क्लिप्स वाले चैनल पे अभी वीडियो डलेगा, तो वहाँ पे आप देख लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा व्हाट इज़ द टिपिकल बेस डिज़ाइन क्या है नगर स्टाइल की। बेस डिज़ाइन स्क्वायर बेस होता है विद कर्विंग वॉल्स, ठीक है। तो स्क्वायर बेस वो आपको जगाती रेज प्लेटफॉर्म होता है। भूमिजा आर्किटेक्चर कहाँ देखने को मिलता है, भूमिजा आर्किटेक्चर आपको गुजरात राजस्थान रीजन में, वेस्टर्न रीजन में यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रल रीजन में आपको वेसरा स्टाइल देखने को मिलती है, जो नगर और द्रविड़ का मिक्सचर है। नगर नॉर्थ, द्रविड़ साउथ, इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम वेसरा स्टाइल बोलते हैं, जिसको कि किसने डेवलप किया था, चालुक्यास ने डेवलप किया था। आगे किसके द्वारा बढ़ाया गया था, आगे इसको बढ़ाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा, और जो होयसाल से उनके द्वारा बढ़ाया गया था। होयसाल जो हाले बीडू के हैं वो स्टार शेप्ड टेम्पल के लिए जाने जाते हैं, बिकॉज इनका जो प्लान होता है वो स्टेलेट होता है। स्टेलेट मतलब स्टार शेप होता है, जैसे अभी हम देख रहे थे ना, इनका स्क्वायर बेस होता है, तो इनका स्टार शेप्ड बेस होता है, ऐसे 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 करके। उसको स्टेलेट प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेलेट प्लान बोलते हैं। स्टार शेप टेम्पल होयसाल, जैसे होयसालेश्वर मंदिर है भगवान शिव का, वो जो 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना आपका। और चन्ना केशव मंदिर जो भगवान विष्णु जी का मंदिर है, हालेबीडू में आपका, सॉरी हालेबीडू बोल रहा हूँ, बेलूर में। ये आपका हालेबीडू में, ये बेलूर में। और आपका सोमनाथपुर में आपको एक केशव मंदिर देखने को मिलेगा। केशव जहाँ दिख जाए वो आपके विष्णु जी के मंदिर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, जल्दी जल्दी हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। डिटेल में जानना है तो वहाँ पे देख सकते हो एक बार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जूडो टेक्निक्स एंड रूल्स इज करेक्ट, बताइए। जूडो टेक्निक्स और रूल्स। Shimewaza are arm clocked, targeting the elbows. A judo match ends immediately if a player scores an ippon or receives a honshoku make. Judoka can strike and kick but cannot attack joints other than elbows.
हंसोकू मेक इज़ अ माइनर पेनल्टी इन जूडो। अगेन ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन इतना आसान नहीं है, ठीक है, कि आप एलिमिनेट कर पाएँ। ओके, शीमे वाजार आर्म्स क्लॉक टारगेटिंग द एल्बोज, अ जूडो मैच एंड्स इमीडिएटली इफ अ प्लेयर स्कोर्स एन पॉन और रिसीव्स अ हंसोकू मेक। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आप ये सोचो कि आप कहीं पढ़ लोगे तब आंसर कर पाओगे तो पॉसिबल नहीं है, या आपको कोई पढ़ा देगा, ये पैटर्न चेंज हो गया तो हम जूडो के बारे में एकदम डीप में घुस के पढ़ने लगे, क्योंकि अभी तो जूडो के बारे में पूछा है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आगे भी जूडो के बारे में पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे जो रैंडम टीयर 1 में जो क्वेश्चंस रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ जो रैंडम रहा है मेंस का रैंडम सेम होगा कि हम जूडो के बारे में डिटेल में जाने। दैट इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी है जो कि थोड़ा ज़्यादा इलाबोरेटिव है, बस यही यहाँ पे लग सकता है कि जो बी ऑप्शन है वो ज़्यादा इलाबोरेटिव है अपने आप में, ठीक है, कि वो जूडो मैच एंड हो जाता है इमीडिएटली फॉर प्लेयर स्कोर्स एन अपॉन और रिसीव्स अ हंसोकू मेक। अब ये क्या होता है जनरली मुझे भी नहीं पता ये क्या होता है जूडो में, ठीक है, क्योंकि मैंने जूडो कभी खेला ना, तो इसके बारे में ज़्यादा मुझे डिटेल में पता है, लेकिन यहाँ पे यही काम कर सकता है कि ये ज़्यादा इलाबोरेटिव है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बस आपको बता रहा हूँ कि क्या वर्क कर सकता है, बाकी तो और यहाँ कुछ वर्क करेगा नहीं। अगर करेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, विच रीजन डिड बाबर फर्स्ट कॉन्कर्ड ड्यूरिंग हिज इनिशियल कैंपेन्स इन इंडिया। तो सबसे पहले इसने क्या कॉन्कर किया था, पानीपत, लाहौर, सियालकोट या भीरा। तो बाबर वी नो कि 12 साल की उम्र में ये फरगना के थ्रोन पे बैठा था। देन इसने 1504 के टाइम पे इसने काबुल को कॉन्कर किया था, ठीक है, काबुल को। लेकिन पहला फर्स्ट कॉन्कर ड्यूरिंग इज इनिशियल कैंपेन इंडिया वॉज भीरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 1526, 27, 28, 29 ये बैटल्स लड़े थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, देन बैटल ऑफ खानवा, पानी पिया खाना खाया, देन चंदा लिया, बैटल ऑफ चंदेरी एंड घर को गया। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ घाघरा किसको हराया? इब्राहिम लोदी, राणा सांगा। जो राणा सांगा कौन थे? मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत रूलर थे वो, ठीक है, 20 पे भी क्वेश्चन बना था, ठीक है। अच्छा, कौन से मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत रूलर थे जिन्होंने जहांगीर की सुजरैनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था फाइनली, क्योंकि राणा सांगा के बाद महाराणा प्रताप आए थे जिन्होंने अकबर की फोर्सेस के साथ बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में लड़ा था, ठीक है। वो अगेन डिसाइसिव वॉर तो नहीं था, लेकिन फिर फाइनली जाके जहांगीर की सुजरैनिटी किसने एक्सेप्ट कर ली थी? यहाँ पर हुआ था आपका अफगान्स के साथ, यहाँ मदनी राय के साथ, और ये आपका अफगान्स के साथ, और 1530 में मर गया, ठीक है, उसकी डेथ हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड हीट इंजन्स इज और आर करेक्ट? Work done in irreversible expansion is greater than in quasi-static expansion. Efficiency of an ideal heat engine depends only on reservoir temperatures. Heat flows from cold to hot only with external work. अब ये क्वेश्चन आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आई नो कि अगर किसी की शिफ्ट में ये क्वेश्चन नहीं आया होगा उन लोगों ने ऑप्शन एलिमिनेशन के बेसिस पे इसको गलत ही किया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लग रहा होगा यहाँ ओनली है, यहाँ ओनली है, ये तो पक्का सही होगा, ये तो पक्का सही होगा ही होगा, यानी कि एक तो होगा ही होगा, राइट। यहाँ पे मज़े की बात ये है कि एक ही गलत है और ये जिनमें दोनों में ओनली है वो दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 1 3 ओनली। इसको सिर्फ मैंने ये दिखाने के लिए रखा है कि ट्रिक्स वर्क करती हैं, लेकिन देर इज़ अ सर्टन एलिमेंट ऑफ रिस्क ऑल्सो। रिस्क ये है यहाँ पे कि अगर मान लो हमारे 10 क्वेश्चन में लग रहा है तो हो सकता है एक क्वेश्चन में फिट ना बैठे वो। इट्स अप टू यू कि आप उसको कितने एफिशिएंटली यूज़ करते हो नहीं करते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने रखा नहीं, तो मैं रखने को मुझे कोई वो नहीं, बिकॉज इसमें ट्रिक वर्क नहीं कर रही है तो मैं क्यों ही रखूँगा इसको, लेकिन मैंने दिखाने के लिए आपको रखा है। ओके, 11th, in 2025 global fire power review, which of the following statement is correct regarding the ranking methodology? ग्लोबल फायर पावर के बारे में रैंकिंग मेथोडोलॉजी के बारे में कौन सा सही? इट कंसिडर्स ओनली द नंबर ऑफ एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, इट रैंक्स नेशन सोली बेस्ड ऑन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, इट यूजेज ओवर 60 फैक्टर्स इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक्स एंड जोग्राफी टू कैलकुलेट द पावर इंडेक्स, इट रैंक्स कंट्रीज अल्फाबेटिकली विद इन कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर रिव्यू सिर्फ एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स को लेता है, ठीक है। रैंक करता है सोनली बेस्ड ऑन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, ये भी गलत होगा। कौन बचा? इलाबोरेटिव भी है, एक्सट्रीम कीवर्ड भी नहीं है, ओवर 60 फैक्टर्स है, सिर्फ 60 फैक्टर लिखता, अगेन ये मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, तो बहुत स्पेसिफिक डेटा हो जाता वो, लेकिन ओवर 60 मतलब 61, 62, 63 जितना है सब सही होगा वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इलाबोरेटिव लंबाडी जो आप बोले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर, ओके आई थिंक रिपीटेड है या ओके अलग है।
According to global firepower methodology, what is the purpose of using special modifiers like bonuses and penalties in its ranking formula? तो यहाँ पे क्वेश्चन का पूछ क्या रहा, पर्पस क्या है स्पेशल मॉडिफायर्स यूज़ करने का, ताकि नॉन मिलिट्री नेशंस को एक्सक्लूड कर दिया जाए. टू प्रायोरिटाइज कंट्रीज विद हायर न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स, टू कैलकुलेट जीडीपी टू डिफेंस बजट रेशियो, टू बैलेंस रैंकिंग्स बिटवीन, भाई रैंकिंग है ना, ये इंडेक्स है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो रैंकिंग होगा. टू बैलेंस रैंकिंग बिटवीन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड लेसर डेवलप्ड नेशंस. इलाबोरेटिव, होलिस्टिक, ऑप्शन नंबर सी. इसके बारे में अगर अब क्योंकि दो क्वेश्चन आए टी में तो पूछ सकता है, हो सकता है आगे, तो ये नहीं पूछेगा कौन रिलीज़ करता है, बिकॉज फायर पावर करके ही है, ग्लोबल फायर पावर इंस्टीट्यूट वही रिलीज़ करता है इसको. इंडिया किस नंबर पे? 4th नंबर पे इंडिया. टॉप पे यूएसए है, देन रशिया है आपका, देन चाइना है 3rd नंबर पे, इंडिया कम्स एट द 4th नंबर. ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है. बाकी पिछले वाले क्वेश्चन से हमने देख ही लिया, ओवर 60 यानी 60 से भी ज़्यादा इंडिकेटर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और इंडिया इसमें 4th रैंकिंग पे रहा है. चलिए अगला है 13th. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द की लीडर ऑफ द खोंगजम वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ मणिपुर. तो की लीडर कौन था ये जो खोंगजम युद्ध हुआ था, बताइए, मणिपुर पर जब ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था. अब कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो तिकेंद्रजीत सिंह कमांडेड द मणिपुरी आर्मी एंड वाज लेटर एग्जीक्यूटेड. रानी गैदिन-लियू लेड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इन नागा रीजन्स पोस्ट 1930s. अब देखो कितना वियर्ड ऑप्शन है. पूछ रहा है खोंगजम वॉर 1891 में लीडर कौन था. बी क्या बोल रहा है, रानी गैदिन लियू ने नागा रीजन्स में, नागालैंड वाले रीजन में ब्रिटिश के खिलाफ 1930 में वो लीड किया था. समझ रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ कि भैया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लीडर कौन था उस वॉर में. आप बोले रानी गैदिन लियू थी, हाँ, वो लीडर नहीं थी, वो उन्होंने नागा में 1930. मतलब क्वेश्चन पूछ कुछ और है. इससे वाहियात स्टेटमेंट तुमने कभी देखा है ज़िंदगी में? नहीं, मैंने तो नहीं देखा है. तुम भी बता देना कमेंट में, मैंने तो नहीं देखा है. खैर ठीक है, कि पूछ कुछ रहा है, बता कुछ और रहा है. ठीक है. यू कियांग नागबा लेड अपराइजिंग इन जैंतिया हिल्स अगेंस्ट कॉलोनी. अब जैंतिया हिल्स कहाँ है? मेघालय में. बात किसकी हो रही? मणिपुर की. वीर सुरेंद्र साई रेजिस्टेड ब्रिटिशर्स इन संबलपुर. संबलपुर कहाँ है? याद करो, आपका महानदी पे बना हुआ हीराकुद डैम, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, उड़ीसा में. खत्म. अब ऐसा नहीं खोंगजम वॉर के बारे में तुम पढ़े नहीं तो बता नहीं पाओगे इसको. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 14th. व्हाट वाज द मेन रैशनल फॉर द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 7-5 ईयर प्लान्स. हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी चला के रखी थी कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, उसका सब्सटीट्यूट अंदर ही देखेंगे ताकि इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपैंड कर सके. अगेन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब है इंपोर्ट ना करें, अंदर ही जो देख लें ऑल्टरनेटिव क्या है. तो ये तो नहीं होगा. टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं, हम बाहर से एकदम बच के रहना चाहते थे. टू प्रोटेक्ट इन्फेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, घरेलू नवजात उद्योगों की रक्षा करने के लिए हमने किया था. फिर हमने भुगता भी था हमने इसका. ठीक है, जो नेगेटिव रिपोर्कशन से 1990 तक है ना, 1990 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ. फिर अगेन हम बार बार पढ़ते हैं एलपीजी रिफॉर्म, सब कितनी बारी मैं आपको बताऊँ वो चीज़. ठीक है. 7th 5 ईयर प्लान को रिकॉल कर सकते हो. उसका गोल क्या था? राजीव गांधी आपके प्राइम मिनिस्टर थे. FWP है ना, फूड वर्क मतलब एम्प्लॉयमेंट और वर्कर की प्रोडक्टिविटी, ये गोल था यहाँ पे. और मेनली यहाँ पर ये 7th 5 ईयर प्लान के टाइम तक 1990 तक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये टर्म को कॉइन किया गया था कि इंडिया की बहुत ही स्लो ग्रोथ रेट है और इंडिया इस चीज़ से बहुत खुश भी है. ये टर्म किसने कॉइन किया था? प्रोफेसर जो थे राज कृष्णा, उन्होंने टर्म कॉइन किया था. तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर. 15th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली अंडर द यूनियन लिस्ट. एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट. ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन अ स्टेट फॉल अंडर द स्टेट लिस्ट. ये रहे आपके हिंदी में ऑप्शंस. ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली अंडर द यूनियन लिस्ट. तो क्राइम वाइम ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, यूनियन लिस्ट में थोड़ी ना रखी जाएंगी ये चीज़ें. यूनियन लिस्ट में तो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जो पूरे देश से जिनका लेना देना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस, बैंकिंग, ठीक है, आर्म्स एंड एमिनिशंस, रेलवे, एयरवेज, ये सब यूनियन के सब्जेक्ट होते हैं जो पूरे देश से लेने. अभी छोटी छोटी क्राइम वाइम हो रही हैं, ये सब तो क्राइम हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गया, ये सब छोटे लेवल की चीज़ें, स्टेट देखेगा. तो पहला गलत, खत्म. एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट. ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन अ स्टेट फॉल्स अंडर द स्टेट लिस्ट. अच्छा, इंटर स्टेट ट्रेड किस में फॉल होता है? ध्यान रखिएगा क्योंकि इंटर स्टेट की बात हो रही है, 2 स्टेट्स की बात हो रही है, तो स्टेट लिस्ट में तो रखा नहीं जाएगा. क्योंकि आप खुद सोचो, इंटर स्टेट ट्रेड है,
अगर स्टेट लिस्ट में रख दिया जाएगा तो एक स्टेट अपने हिसाब से कानून बनाएगा, दूसरा अपने हिसाब से कानून बनाएगा, तो फिर क्या किया जाएगा, यूनियन लिस्ट में रख दिया जाएगा उसको। तो इंटर स्टेट जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो यूनियन लिस्ट में आएगा। एजुकेशन किस में, कंकरेंट लिस्ट में। रिकॉल, अब कितनी सारी चीज़ें रिकॉल करने को, 42 हमें पता है अमेंडमेंट से 5 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर किया गया था। एजुकेशन हो गया, वेट्स एंड मेजर्स हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया, 5 वहाँ बता दो। ठीक है, कितने सब्जेक्ट हैं, पहले 66 थे, अभी 61 हैं। यूनियन में पहले 97 थे, अभी 100 हैं। कंकरेंट में पहले 47 थे, अभी 52 हैं। कहाँ से लिए कंकरेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया से ली है हमने। ठीक है, मैरिज एंड डाइवोर्स हो गया, एग्रीकल्चर डिस्प्यूट हो गए, वो सब आपके कंकरेंट लिस्ट में पड़े हुए हैं। ओके, तो आंसर है ऑप्शन में बी 2 और 3। किस लिस्ट में है ये, 7th शेड्यूल जो है हमारा 7वीं अनुसूची, उसमें सब दिया हुआ है। अगला है, और वो कौन कौन से 5 सिनारियो हैं जहाँ पे स्टेट लिस्ट में यूनियन लेजिस्लेट कर सकता है। रिकॉल करो 249 राज्यसभा, नेशनल इंटरेस्ट में राज्यसभा पार्लियामेंट को ये पावर दे सकती है कि वो लेजिस्लेट कर सकता है, आर्टिकल 249। 250 नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो। देन 252 अगर 2 या 2 से ज़्यादा राज्य बोलते हैं। 253 अगर किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को इन्फोर्स करना हो। देन प्रेसिडेंट रूल अगर लगा अंडर आर्टिकल 356। तो ये 5 सिनारियो होते हैं। 251 में क्या है, अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे दोनों ने लॉ बना दिया, दैट इज़ पार्लियामेंट ने और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ने, तो फिर यूनियन का प्रिवेल करेगा, दैट इज़ पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा। ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक है, इंडियाज स्पेस विजन 2047 एम्स टू हैव द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इन ऑर्बिट बाय द ईयर डैश एंड लैंड इंडियंस ऑन द मून यूजिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज बाय द ईयर। तो स्पेस विजन जो है ये भारतीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है, ठीक है, टू हैव भारतीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है इसको पहुंचाना है 2035 तक। 2028 तक पहली यूनिट डालनी है, ठीक है, और 2035 तक फाइनल करना है, और इंडियंस को भेजना है मून में, चंद्रमा में 2040 तक। ऐसा नहीं इंडियंस गए नहीं है, लेकिन इंडिया का, क्योंकि इंडिया का पहला ऐसा खुद का मिशन होगा। अभी तक सिर्फ 3 ही कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो ये कर पाई हैं। अगेन वही 3 कंट्रीज़ आपको पता है, लेकिन इंडिया का खुद, मतलब रशिया हो गया, यूएसए हो गया आपका, और चाइना हो गया। इंडिया चौथा कंट्री बन जाएगा अगर इंडिया से पहले किसी ने नहीं किया 2040 तक। तो ऑप्शन नंबर बी, 2040 तक मून में इंडिया का कोई स्पेस मिशन जाएगा जहाँ इंडियन मिशन के थ्रू लोग लैंड करेंगे मून में, और अंतरिक्ष स्टेशन जो हमारा खुद का होगा वो 2035 तक होगा, 2035। भी करेंटली अगर बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो 1998 में जिसको लॉन्च किया गया था। ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था किसका, नासा का, जो यूएस की स्पेस एजेंसी है, रॉसकॉस्मॉस जो रशिया की स्पेस एजेंसी है, जक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, और ईएसए जो आपका यूरोप का है। सीएनईएस कहाँ का है, सीएनईएस ध्यान रखना फ्रांस का है। तो ये जो मैंने 4 नाम अभी बताए थे, नासा, रॉसकॉस्मॉस, जक्सा और ईएसए, और हाँ एक 5वां और है, कनाडा का भी था। तो इनका ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जहाँ पर 400 किलोमीटर की हाइट पे, यानी कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पर ये अभी इसका प्रेजेंस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। ठीक है, ये अर्थ को हर 90 मिनट्स में ऑर्बिट करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये ध्यान रखना। स्पीड इसकी लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पूछ सकता है ये आपसे। ठीक है, 17 पे आता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राइमरली सीक्स टू रिप्लेस विच टाइप ऑफ लॉज। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुख्य रूप से भारत में वर्तमान में व्यक्तिगत मामलों में नियंत्रित करने वाले किस प्रकार के कानूनों को प्रतिस्थापित करना चाहता है, रिप्लेस करना चाहता है। क्रिमिनल, प्रॉपर्टी, रिलीजियस पर्सनल लॉज या फिर एनवायरमेंटल लॉज। कौन सा आपको ज़्यादा इलाबरेटिव दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, रिलीजियस पर्सनल लॉज, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इन सबको रिप्लेस करना चाहता है। ऑप्शन नंबर सी। ओके, 18 पे आते हैं, द प्राइमरी एम ऑफ द सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम में क्या है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो एग्रीकल्चर उसकी स्कीम है, 2015 में लॉन्च किया गया था, जहाँ पर जो 12 की इंडिकेटर्स हैं वहाँ पर सॉयल को टेस्ट किया जाएगा, और उसी हिसाब से किसान को बताया जाएगा कि भाई क्या उगाना चाहिए तुम्हें सॉयल में। सॉयल अभी ज़्यादा अल्कलाइन है, एसिडिक है, किस तरीके से ट्रीट करते हैं अल्कलाइन सॉइल को, क्यों इसको हम ट्रीट करते हैं जिप्सम का यूज़ करके। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड 2H2O। ओके, 373 केल्विन में इसको हीट कर देते हैं तो क्या बचता है, हेमी हाइड्रेट बचता है, हाफ H2O, जो POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एसिडिक सॉइल हो जाती है तो इसको हम लाइम से ट्रीट करते हैं। तो 12 की इंडिकेटर्स में उसको किया जाता है, और 3 साल तक के लिए वो कार्ड वैलिड रहता है, 3 साल में फिर से टेस्ट करवाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है दैट इज़ एसएस न्यूट्रिएंट स्टेटस, है ना, पोषक तत्वों की स्थिति का आकलन करना है। किन पोषक तत्वों का, 12 पोषक तत्व हैं जो मिट्टी को चाहिए। मेन अगर मैं बात करूं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं फॉर दी सॉयल, क्योंकि अगर हम बात कर फॉर दी प्लांट्स, क्योंकि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, क्यों हमारे लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स।
ठीक है। और जिसमें फैट सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी देता है, 9 कैलोरीज की एनर्जी देता है 1 ग्राम, है ना। कार्बोहाइड्रेट कितना देता है ज़रा बताइए। प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग होता है। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, और बाकी वाइटामिन एंड मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। इसी तरीके से प्लांट के लिए जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें क्या हम पढ़ते हैं, एक तो NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 9 होते हैं। इसके अलावा जो भी है वो सब आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, NPK, CHO और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ओके, 19 पे आते हैं। व्हाट वाज द की कंट्रीब्यूशन ऑफ बैकुंठ शुक्ला इन द फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बैकुंठ शुक्ला का क्या प्रमुख योगदान था। अब खुद सोचो, पढ़ करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का हर क्वेश्चन को किया ही होगा तुमने, इतना तो एक्सपेक्ट मैं कर ही सकता हूँ कि हर बार बताने की ज़रूरत नहीं कि पहले खुद करो खुद करो खुद करो, ठीक है। तो हमने तो सर बैकुंठ शुक्ला के बारे में पढ़ा नहीं तो हम कैसे कर सकते हैं। अरे भाई चंपारण तो पढ़ा है ना तुमने, चंपारण के बारे में पढ़ा है कि राजकुमार शुक्ला इनवाइट किए थे गांधी जी को, 1917 में हुआ था। इंडिगो का जो खेती हो रहा था उसमें जो 3 कठिया सिस्टम ले आए थे कि 3/20 पार्ट ऑफ लैंड में जबरन आपको इंडिगो यानी नील की खेती करनी, उसके विरुद्ध में था ये। कई नाम सुने थे बैकुंठ शुक्ला का, राजकुमार शुक्ला थे, बैकुंठ शुक्ला तो कहीं नहीं थे, तो ये तो नहीं होगा। साइमन कमीशन भी हम पढ़े हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1919 में आया था, मोंटाग्यू कैलफोर्ड रिफॉर्म्स, उसको उसमें एक प्रोविजन था कि 10 साल बाद एक रिव्यू कमीशन बनाया जाएगा, लेकिन उसको 8 साल बाद ही बना दिया गया 1927 में। और फिर 1928 में वो भारत आया, विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगे जो यूसुफ मेहरली ने टर्म कॉइन किया था। क्यों विरोध हुआ, क्योंकि 7 लोग थे, 7 अंग्रेज थे, ऑल वाइट कमीशन था, इंडिया का कोई था ही नहीं। फिर इसके जवाब में फिर कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट दी थी, है ना, जिन्होंने ने अपने 14 पॉइंट दिए थे। तो कहीं बैकुंठ शुक्ला का नाम तो नहीं। HSRA का फाउंडर कौन था, चंद्रशेखर आज़ाद थे। आपको पता है HRA बनी थी, सचिन सान्याल ने बनाई थी 1924 में कानपुर में, लेकिन फिर 1925 में काकोरी ट्रेन इंसिडेंट हुआ, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट 25 में, तो सब लोग तो जेल हो गई, कुछ भाग गए, कुछ को फांसी हो गई। फिर वही उसी का सोशलिस्ट विंग बना HSRA, फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, ठीक है, इन सब लोगों ने बनवाया था ये HSRA। अब वो किसने बनाया था HRA, वो सचिन सान्याल, जोगेश चंद्र चैटर्जी, रोशन सिंह, इन सब लोगों ने बनाया था। तो ये भी गलत होगा। बचा क्या, ही असैसिनेटेड अ गवर्नमेंट अप्रूवर, यानी किसी एक गवर्नमेंट अप्रूवर को उन्होंने असैसिनेट किया था, किया होगा, कोई हो रहा होगा, तभी तो इनके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि किसी एक गवर्नर को वो कर दिया होगा, इन्होंने असैसिनेट कर दिया होगा, जिसका नाम इन्होंने खुद नहीं दिया है, मतलब है कि ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट गवर्नर वो नहीं, गवर्नमेंट का अप्रूवर नहीं होगा, इसलिए हमने पढ़ा नहीं इनके बारे में अभी तक, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से इसको कर सकते थे। 20th विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग विजयनगर के जो ट्रेडिशंस थे। आई थिंक ये नॉलेज से हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। विजयनगर एम्पायर जो 1336 में हरिहर बुक्का ने जो स्टैब्लिश किया था आपका, और इसमें किस डायनेस्टी से थे, वो संगम डायनेस्टी से। तो ये हम बार बार पढ़ते हैं कि भाई इसमें राया कौन थे, राया थे आपके नरपति, राया मतलब ये विजयनगर वाले कृष्णदेव राया जैसे थे, तो ये क्या था, नरपति थे। सुल्तान कौन, ये जो बहमानी सुल्तान थे, यहाँ से आपकी बहती है कृष्णा रिवर, इसके ऊपर कौन थे, बहमानीस थे, यहाँ पर आपके विजयनगर वाले थे, इनको बोला गया नरपति, इनको बोला गया अश्वपति, और उड़ीसा के जो रूलर थे उनको बोला गया गजपति। ये खुद को क्या बोलते थे, ये खुद को बोलते थे हिंदू सुरातन, हिंदू सुरातन बोलते थे। इनके जो कंटेम्प्रेरी थे, जो समकालीन थे, वो इनको किस नाम से जानते थे, जो विजयनगर एम्पायर के कंटेम्प्रेरीज थे, कर्नाटक साम्राज्यमऊ। कॉलिन मैकेंजी ने इनके रिमेंस को, मतलब विजयनगर के रिमेंस को सबसे पहले एक्सकेवेट करने का काम किया था कॉलिन मैकेंजी ने, और जो कि ब्रिटिश एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर थे। और क्या रिकॉल कर सकते हैं, जो KDR थे कृष्णदेवराय, जो कि तुलुव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, मोस्ट पावरफुल रूलर थे, आंध्र भोज के नाम से जाना गया इनको। इनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज को एडॉन किया गया, जैसे कि नवरत्न चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में थे, नवरत्न अकबर के कोर्ट में थे, अष्टप्रधान शिवाजी कोर्ट में थे, तो ऐसे अष्ट दिग्गज KDR कोर्ट में, जिसमें जैसे तेनालीराम हो गए, ये सब लोग, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी थी कुछ, जैसे तेलुगु में इन्होंने लिखी थी अमुक्त मालेदा, जो कि स्टेट क्राफ्ट पे बुक है, अमुक्त मालेदा, और एक लिखी थी जाम्बवती कल्याणम, वो संस्कृत में थी। आंध्र भोज इनका टाइटल था, और एक और टाइटल था यवन राजप्रिय। यवन का मतलब होता है ग्रीक, तो यवन ग्रीक, लव्ड बाई ग्रीक्स, यवन राजप्रिय इनका एक और टाइटल था कृष्णदेव राय का, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर C, रायाज वर कॉल्ड एज नरपति, सुल्तान्स वर कॉल्ड एज अशुपति। ओके, तो यहाँ पर हमारा होता है लेक्चर का अंत। 20 में आपने कितना स्कोर किया ये आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले नेटो के लेक्चर में। कुछ डाउट, कुछ ऐसा क्वेरी होता है, कुछ आपको बताना है, सेंड करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 8840286735 पे।
All right. Thank you.